हाय गाइस, मेरा नाम है विवेक और मैं एक एस्पिरेंट ही हूँ यूपीएससी का। हालांकि अभी मेरा सिलेक्शन हो चुका है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्ज़ाम में, जिसमें मेरी रैंक 158 आई है। पर मैंने इसके साथ साथ यूपीएससी के मेंस भी लिख रखे हैं और यूपीपीसीएस के मेंस भी लिख रखे हैं। तो मैंने सोचा जो मेरी नॉलेज है मैं उसको शेयर करूँ आपके साथ। और जो अभी मैं GS4 के पे डिस्कशन के लिए यहाँ बैठा हूँ कि आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर सकूँ कि GS4 में क्या क्या डिमांड है यूपीएससी की, वो किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछता है और क्या उसके सिलेबस में है, क्या PYQ है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से। तो इस बारे में तो चेक करते हैं इसका सिलेबस। हालांकि ये इस उसकी साइट से नहीं मिला हमें सिलेबस, दृष्टि IAS की साइट से मिला है, पर सिलेबस तो सिलेबस है, इसमें ही उसको चेक कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। मेंस एग्ज़ाम पेपर 2, पेपर 3 एंड दिस इज़ पेपर 4। सॉरी, दिस इज़ पेपर 5 एंड GS4। अब इसको हम एक एक करके टैकल करते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। हाँ, ये रहा GS पेपर 5। तो इसमें पहले तो इन्होंने बोला है कि ये क्या क्या चीज़ देख रहा है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड, अप्रोच टू इशूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, probability in public life, and his problem solving approach to various issues, conflicts faced by him in dealing with society. क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी। यूपीएससी ने पहले ही केस स्टडी की बात करी थी टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स। देखो, शुरू में उसने यूपीएससी ने बता दिया कि वो कैंडिडेट के एटीट्यूड की बात को जानना चाहते हैं यहाँ पे, उसकी अप्रोच को, कि वो कैसे कैसे जो एथिकल इश्यूज़ हैं या सोशल इश्यूज़ हैं उसको एथिकली कैसे सॉल्व करेगा, या उसके दिमाग क्या एटीट्यूड उसका उस तरीके का है, एथिकल है या नहीं है, या वो घबरा जाएगा। तो मेन जो इसका समरी है सिलेबस की वो ये है। अब इसका सिलेबस इन्होंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ये पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें एसेंस की बात की है, डिटर्मिनेंट्स की बात की है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स की बात की है। एसेंस, एथिक्स का एसेंस क्या है? पहली बात ये, मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ पे मेरा मकसद जो है कि आप एक एक सिलेबस के टर्म पे को ध्यान से देखें और अपने नोट्स उस हिसाब से बनाएं। एसेंस की क्या एसेंस है, क्यों नीड है एथिक्स की ह्यूमन एक्शंस में, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं उसके, सॉरी कहाँ गया, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एथिक्स हैं सोसाइटी के, वो कहाँ कहाँ से डिटर्मिन होते हैं। एजुकेशन हो गया, फैमिली और लॉज रूल्स, ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं। अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एथिक्स के? अगर एथिक्स होगा लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा। दूसरा, हैप्पीनेस जो है प्रोलिफरेट होगी पूरी सोसाइटी में। और ऐसे करके हमें सारे नोट्स बनाने हैं अपने। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स की कितनी डायमेंशन है ये हमको पढ़ना है। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, एथिक्स मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से कैसे बात करता हूँ या मैं खुद में ही कैसे सोचता हूँ, ये हो गया प्राइवेट। मैं बाहर कुछ खरीदने जाता हूँ या मैं सरकारी दफ्तर में जाता हूँ, उनसे कैसे बात करता हूँ,
क्या मैं जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करता हूँ, नहीं करता हूँ। ये एथिक्स पब्लिक रिलेशनशिप में आ गए। ह्यूमन वैल्यूज़, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स। ग्रेट लीडर्स, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, मार्टिन लूथर और अब्राहम लिंकन, ये जो ग्रेट लीडर्स हैं, इनसे हम क्या क्या लेसन हमने सीखे हैं और वो वैल्यूज़ हमने क्या अपने अंदर इनकलकेट की है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो चीज़। और हमें डिफरेंस करना भी सीखना पड़ेगा कि जो ग्रेट लीडर्स की जो वैल्यूज़, जो लेसन है वहाँ से सीखे हैं, वो हम किससे, कौन से केस में क्या सिचुएशन है और कौन सी लेसन हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अब ऐसा है जैसे चाइना के साथ इंडिया की जंग हो रही है, ठीक है, वो उसने हमला कर दिया चाइना ने, फिर भी इंडिया महात्मा गांधी की तरह नॉन वायलेंस तो नहीं शो कर सकता उस टाइम। उसको हालांकि डिफेंस शो करना पड़ेगा, पर इस हद तक शो करना पड़ेगा कि वो अपने कंट्री को बचा सके, इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे उसको सुभाष चंद्र बोस के जो लेसन्स है वो सीखने पड़ेंगे। रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहाँ पर ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। रिफॉर्मर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े ही हैं, बहुत सारे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगर आप द हिंदू पढ़ते हो या फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बहुत रील्स वगैरह आती हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े मतलब जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डीएम, डीएसपी, एसपी, ये सब, उनसे हम क्या टीचिंग लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, वो सब इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग दीज वैल्यूज़। तो फैमिली का क्या रोल है। अब अगर आपसे ही आप खुद ही अपने आप को एग्ज़ामिन करो कि ठीक है यार, मैं ऐसा बंदा हूँ, पर उसमें मेरी फैमिली का क्या रोल है, मेरी मदर का क्या रोल है, मेरे फादर का क्या रोल है, मैंने उनसे कोई वैल्यू सीखी है या फिर उन्होंने मुझे डांटा है तो मैं वहाँ पे सुधर गया हूँ। ये सब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही सोसाइटी में, ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो, बोलना बहुत आसान है, इंट्रोस्पेक्ट करना, तुम आप लोगों को ना हेल्प लेनी पड़ेगी नोट्स की, किसी बुक की या किसी लेक्चर्स की। जब ये लेक्चर्स लोगे, आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे। जब वो नोट्स बना के आप खुद से उसको मतलब समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, हाँ यार ऐसा भी तो हुआ था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मुझे डिसिप्लिन भी तो सिखाया था कि टाइम पे आना है, पंक्चुअलिटी, और दूसरा कि बाल सही रखने हैं, तमीज़ से बात करना है, क्यू में जाना है, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने सिखाया था। तो ये दूसरा है एटीट्यूड। अरे वो लड़की तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, क्या कहने को तो कह देते हैं बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, पर नहीं, यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब है उसका होल, CAB, कॉग्निशन, अफेक्शन एंड बिहेवियर, ये 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के। तो शुरुआत में मतलब एटीट्यूड क्या होता है, आप किसी भी वस्तु, आदमी या किसी भी चीज़ के प्रति जो अपनी भावनाएं रखते हैं उसको एटीट्यूड बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर जो कैब मैंने बताया है, ये स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसका फंक्शन क्या है, एटीट्यूड का फंक्शन कि क्या क्या काम करता है एटीट्यूड। अगर आप में एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप सोसाइटी, जो पीयर ग्रुप है, आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, आप अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड उस तरीका का है कि जुगाड़ू है जी, कहीं भी अपना काम निकलवा लिया, ऐसे, ठीक है। अब एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस क्या है, देखो, अगर PCS के कैंडिडेट्स की बात करें तो PCS वाले में, PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ही फेवरेट है UP PCS का कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। ये तो आप नोट्स बना के रख लेना, ठीक है। इसके इन्फ्लुएंस क्या है, एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस, रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, कैप थ्योरी मैंने बताई ना,
कॉग्निशन, कॉग्निशन हो गया थॉट, बिहेवियर तो बिहेवियर बताया ये। अब इसका रिलेशन एटीट्यूड से क्या है? अब पहले आप मान लो आपने कोई एक कार देखी BMW, शुरुआत में पहली बार देखी है, तो आपका एकदम से वाह यार क्या कार है, या आपके थॉट ने पहले सोचा यार क्या कलर है, क्या इसकी बॉडी है, ये सब सोचा। उसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन हुआ, बिहेवियर जो है एक्सप्रेशन है कि वाह यार क्या कार है। ये दोनों मिलके ही आपका एटीट्यूड वहाँ पे डिटरमाइन कर दिया कि आपको ये कार अच्छी लगी है, ठीक है। इसमें मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है? आप मॉरल एटीट्यूड मतलब मॉरल एटीट्यूड देखो अधिकतर यस और नो में होता है। एटीट्यूड यस होगा या नो होगा, पर मॉरल एटीट्यूड कभी यस या नो डायरेक्टली नहीं होगा। ये ऐसा होगा, मान लीजिए आपके पास एक भिखारी पैसे मांगने आया, तो आपने उस टाइम दे रहे थे, पर उस टाइम आपके दिमाग में आया यार ये तो गलत है, मैं तो ऐसे बढ़ावा कर दे रहा हूँ इसको, भिखारी को। पर आप फिर उसकी उदास सी शक्ल को देखते हो, नहीं यार यहाँ पे तो सिंपैथी भी है कि यार देना चाहिए, है ना। तो ये मॉरल एटीट्यूड आपका क्या है कि आप उसके प्रति अफेक्टेड हो, या फिर आप उसको रिफॉर्म करना चाहते हो। तो यहाँ पे एटीट्यूड अलग हो जाता है, यस और नो वाला नहीं हो जाता। पॉलिटिकल एटीट्यूड, आप डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहते हो, डेमोक्रेसी या मोनार्की को चाहते हो, आप कौन से कैंडिडेट, कौन सी पार्टी को चाहते हो, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड में आता है। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप जानते हो, वो एक एजेंट है सोशल इन्फ्लुएंस की। आप वो वीडियो बनाते हैं, दुनिया भर की वीडियो बनाते हैं, और वो इन्फ्लुएंस जो करते हैं वो सोशल इन्फ्लुएंस का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे सोशल इन्फ्लुएंस है क्या? सोशल इन्फ्लुएंस है कि जो आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके सीखते हो या अपना एटीट्यूड बनाते हो, उसे सोशल इन्फ्लुएंस कह देते हैं। परसुएशन क्या है? ये जो है सोशल इन्फ्लुएंस, ये पैसिव होता है, और परसुएशन क्या होता है? एक्टिव होता है। परसुएशन क्या होता है? आप चाहते हो कि वो बंदा आपकी बात माने और ऐसा करे, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, सरकार चाहती थी कि सबके जो एटीट्यूड है, सबका एटीट्यूड ये हो जाए कि देश साफ रहे, गंदगी ना हो। तो उसने बहुत सारे मेथड्स अपनाए, जैसे गाड़ी आती है, वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये एक परसुएशन का मेथड है। पेनल्टी लगाई गई कि अगर कूड़ा फेंकोगे या थूकोगे तो आप पे पेनल्टी है, ये परसुएशन का मेथड है। तो ये एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए है कि आपका एटीट्यूड बदल जाए। अब इस पर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अब खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपको नोट्स कितने कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, कितने कॉम्प्रिहेंसिव बनाने चाहिए, या आप तुरंत उसी टाइम पेपर में आप सोच लोगे, ठीक है। मेरा क्या राय है कि आप बेसिक नोट्स प्लस जो आप सोच सकते हो कि यार इस पे तो क्वेश्चन आ सकता है, उसके नोट्स पहले से तैयार कर लें। उसको रटने की कोशिश ना करें, बस ये है कि उसको समझें कि अगर क्वेश्चन आया तो मैं ये पॉइंट्स हैं, ये तो मेंशन करके ही आऊँगा, बाकी तो वहीं पे दिमाग चलेगा, ठीक है। तीसरा है एप्टीट्यूड। यूपीएससी यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अब पर ये भी रहता है कि अगर एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड नहीं है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या अगर एप्टीट्यूड है और एटीट्यूड नहीं है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये चीज़ आप एप्टीट्यूड सिर्फ आप ये समझ लीजिए एबिलिटी है, क्वालिटी है बंदे की, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, फाउंडेशनल वैल्यूज़ सेकंड ARC की कुछ
फाउंडेशनल वैल्यूज़ है और डॉलर कमेटी की कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आप रेफ़र कर लेना। इसमें फिर उन्होंने कहा इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप। पहली बात तो इन तीनों में डिफरेंस आप नोट्स में बना लेना। नॉन पार्टीशनशिप पॉलिटिकल एंगल से वो कह रहे हैं, इंटीग्रिटी खुद से, ऑनेस्टी से, और उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं इंटीग्रिटी के, कि आप पूरी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे। अगर दिखा रहे हैं और आपका पॉजिटिव माइंडसेट है प्लस आप ऑनेस्टी दिखा रहे हो तो वो इंटीग्रिटी का फॉर्म लेती है। इम्पार्शियलिटी की इक्वलिटी की बात करती है कि आप एक आंख से देख रहे हो सबको, मतलब आप सबको बराबर समझते हो। ठीक है, किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, जैसा लॉ में लिखा है मैं वैसा ही करूँगा, जैसा स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर है मैं वैसा ही करूँगा, मैं किसी के लिए सब्जेक्टिव नहीं हो रहा, मैं ऑब्जेक्टिव ही रहूँगा। ठीक है, ये है। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, आजकल क्या करते हैं लोग बाग, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्यों? या पैसा या सेफ नौकरी है। इसके अलावा यहाँ पे एथिक्स में इन्होंने कहा है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। आप जनता की सेवा अगर करना चाहते हो तो उसको शो करो एथिक्स में, तभी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाओगे। ठीक है। एम्पैथी, फील्ड वर्क काम होता है जी यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह सब में ना, बहुत फील्ड वर्क, लोगों से इंटरेक्शन रहता है। डायरेक्ट एक कोई एसडीएम बन गया आप, तो आपके सामने बूढ़ी अम्मा आ गई कि जी बेटा मेरे पास तो खाने पीने को कुछ है नहीं ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे खाना दिलवा दो। अब आप ये थोड़ा ना कि उसे भगा दोगे, आपका वहाँ पे एम्पैथी और कंपैशन दोनों जागना चाहिए कि हाँ यार कुछ ना कुछ करके लीगली या फिर अपनी ही जेब से उसको कुछ खिला दिया जाए। ठीक है, भूखा ना रखा जाए, या फिर एनजीओ की हेल्प लेके। बहुत तरीके हैं जो आप उस पावर पे होके ना वो कंपैशन दिखा सकते हो। टॉलरेंस, आप एसडीएम हो, आपके पास अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कोई आपको भला बुरा कह रहा है पर तब भी आप प्यार से बात कर रहे हो और उसकी बात सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर कुछ होते हैं कि उनकी तो जुबानी काली होती है, वो बोलते ही ऐसे हैं, और कुछ होते हैं जो उसके टाइम समय के सताए हुए होते हैं और वो आके आपको कुछ बोल दें, तब भी आपको उनकी बात सुननी है, टॉलरेंट रहना है। टॉलरेंस का मतलब ही है रेस्पेक्टिंग अदर्स व्यू। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में। अब इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस तो वो एबिलिटी है जिससे कि आप अपने इमोशंस को और अपने साथ साथ दूसरे के इमोशन को भी कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। भाग मिल्खा भाग, लास्ट की उसकी रेस याद है जब पाकिस्तान का जो प्लेयर था उसके कोच ने उससे मिल्खा सिंह से कहा था कि मिल्खा सिंह ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी रेस भी साबित हो सकती है। तो मिल्खा सिंह या कोई भी अगर दूसरा बंदा होता उसे गुस्सा आता कि यार ये मुझे ऐसे कैसे कह रहा है, पर नहीं, मिल्खा सिंह ने उसी टाइम उसका जवाब दिया, और वो भी बहुत सोच समझ के दिया। क्या कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, मतलब उसने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया। ठीक है, कि आप अगर मुझसे ये कह रहे हो कि ये आखिरी रेस है तो मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही कि हिस्ट्री बना दूंगा, और वो हिस्ट्री बनाई उसने, कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की। तो ये आ जाएगा कैसे हेल्प की, यूटिलिटीज़ में। एप्लीकेशन जो उसने जवाब दिया मिल्खा सिंह ने, वो किस पे असर करा? पाकिस्तान के प्लेयर पे, उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन हो गई। ठीक है।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, उसकी यूटिलिटीज़, उसकी एप्लीकेशन, इस पे नोट्स बना लेना। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। मॉरल थिंकर्स बहुत सारे हैं, अरिस्टोटल और बताओ 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 बताओ, महात्मा गांधी और बुद्धा एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे मॉरल थिंकर और फिलोसफर हैं इंडिया और वर्ल्ड में, जिनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं और वो कहीं ना कहीं डिस्कस करने हैं। फिर पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। पब्लिक और सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है, क्या काम है, उसका स्टेटस, उसकी प्रॉब्लम्स। एथिकल कंसर्न्स और डायलेमास गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या है डायलेमास और कंसर्न्स। देखो लगभग कुछ तो म्यूचुअल होंगे, ऐसे होगा, वेन डायग्राम है ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कुछ इश्यूज़ कॉमन होंगे, कुछ इश्यूज़ होंगे जो इसमें प्रेवलेंट है, कुछ इश्यूज़ हैं इसमें एथिकल इश्यूज़, ठीक है, वो आप ध्यान रखना। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। जो रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ये हो गए एक्सटीरियर, ये हो गए एक्सटीरियर, ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। कॉन्शियंस हो गया इंटरनल, क्योंकि कॉन्शियंस हमारा इंटरनल कोई सोर्स है जो आवाज़ देता है नहीं यार ये गलत है, किस पे बेस्ड रहता है, मॉरल वैल्यूज़ पे। रूल्स, लॉज, रेगुलेशन किस पे बेस्ड रहते हैं, लेजिस्लेशन पे, ठीक है। इसका एथिकल गाइडेंस किस तरीके से है, ये आप ये ध्यान रखना। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, एथिकल गवर्नेंस का क्या मतलब है। एक गवर्नेंस होती है कि सिर्फ मैनेजमेंट का उसका काम होता है, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे था कि मैनेज करना है सब कुछ, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। उन्हें नहीं मतलब था कि आपके ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हैप्पीनेस है नहीं है। पर एथिकल गवर्नेंस का क्या मतलब है कि मैनेज लॉ एंड ऑर्डर है, प्रोग्रेस कर रही है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये सब एथिकल गवर्नेंस के पार्ट हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, किस किस तरीके से एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ गवर्नेंस में इम्प्लीमेंट होंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप जब पढ़ोगे तो वो भी पढ़ोगे कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सब। तो ये सब कहीं ना कहीं इसके स्ट्रेंथनिंग के तरीके हैं, पर्क्स और पनिशमेंट से, ठीक है, वैल्यू टीचिंग से। जैसे अभी वो एक प्रोग्राम चल रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कौन सा है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ एक है, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन और फंडिंग। इंटरनेशनल रिलेशन और फंडिंग में क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं जो हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे डिस्कस किया है, अब आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें एक फेमस डेफिनेशन दी है कैडबरी कमेटी ने, जो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, गूगल सर्च कर लेना और नोट्स बना लेना। और इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या इशूज़ हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, सब आप तैयार कर लेना। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, देखो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रॉबिटी, ये तीनों लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं, माइन्यूट से डिफरेंस है, इनके डिफरेंस तैयार करना, ठीक है।
कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस आप क्या समझते हो? फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस और एंड प्रॉपर्टी। फिलोसफिकल बेसिस कौन कौन सा है? कौटिल्य सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, कौटिल्य। हालांकि बहुत सारे हैं पर कौटिल्य हो गया। रामायण में राम जी ने अपनी गवर्नेंस कैसे करी थी, ये सब जो फिलोसफिकल बेसिस है वो। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट है अपनी और वो कुछ शेयर नहीं करे, अपनी मर्जी से काम करती रहे, ना कुछ बताए क्या हो रहा है, क्यों कर रही है, कुछ भी, तो आपको कैसा लगता है क्या क्या गुड गवर्नेंस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है ना, कि वो सारी डाटा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए वो शेयर करें। तो ट्रांसपेरेंसी का पार्ट हो गई। राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब RTI एक्ट आया था, कब आया था? 2005 में। क्यों आया था? ट्रांसपेरेंसी को स्प्रेड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए। ठीक है, उसको डिटेल में तैयार कर लेना। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स एथिकल बिहेवियर के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट एथिकल प्लस जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसको मेंटेन करने के लिए। सिटीजन चार्टर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ऑफ प्रोमिसेस बाय डिपार्टमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसके भी तैयार कर लेना। प्लस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, वो देख लेना। वर्क कल्चर, क्या वर्क कल्चर चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक वर्क कल्चर पे मैंने अभी कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रही। लेट मी शो यू, 1 सेकेंड। हाँ, इंडिगो एयरलाइंस ने ना बहुत ही प्रेशराइज कर रखा था अपने पायलट्स को, जिसकी वजह से उसका ही नुकसान हुआ। उसने इतनी सारी फ़्लाइट्स उसकी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि पायलट्स एसोसिएशन ने कह दिया कि जो न्यू रूल्स हैं वो उसे फॉलो करेंगे, और इस वजह से उसके लिए नुकसान हुआ। तो वर्क कल्चर का वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। तो अब वर्क कल्चर में क्या इश्यूज़ हैं, कैसा होना चाहिए, किसने क्या रिकमेंड किया है, वो आप एक बार देख लेना। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि एक जब तक एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस नहीं आएगी ना पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन में, तो तब तक कोई भी जो रिफॉर्म है जो गवर्नमेंट लाना चाहती है वो नहीं आ पाएगा। तो ये करप्शन के क्या चैलेंज है, करप्शन से आप क्या समझते हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, वो आप देख लेना। केस स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। केस स्टडी कितने मार्क्स की आती है? 120 मार्क्स। कितनी केस स्टडी आती है? 6 केस स्टडी। कितने मार्क्स ईच? 20 मार्क्स ईच। मैं 2-3 केस स्टडी के एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पहला है, आप एक DM हो, ठीक है, और आपके डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग चल रही है। जो माइनिंग है वो स्टेट इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करती है, और हालांकि उससे डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो एनवायरमेंटलिस्ट भी परेशान है। तो एक अभी एक एनवायरमेंटलिस्ट का आपके पास ग्रुप आया है, कि जो रिसेंट 2-4 दिन में एक उन्होंने माइन किया है, उसकी वजह से कुछ 10,000 के आसपास पेड़ काटे गए हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाले आदिवासी थे वो भी डिस्प्लेस हो गए, और दूसरा जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ थे, हाथी वाथी, वो भी इधर उधर उन्हें रोम करना पड़ रहा है। तो इसमें आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इसमें एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, और डायलेमा क्या है, ये सब हो गया पहला केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, और आपको जिम्मेदारी दी है टू रिक्रूट 2 पर्सन्स।
है ना, टू वल्नरेबल पर्सन, आप बेस्ड ऑन मेरिट, हाउएवर यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर अबाउट देयर वल्नरेबिलिटी। तो आपके पास 5 एप्लीकेशन आई है। पहली एप्लीकेशन आई है एक विडो विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है, और वो क्या है, इलिटरेट है, तो उसे कुछ आता नहीं है, ठीक है, बट ऐसा उसमें वो एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए। दूसरा है एक फिजिकली हैंडीकैप्ड, तीसरा है ट्रांसजेंडर, चौथी है एल्डरली वुमेन, और पांचवा है एक ऑर्फन अराउंड 18 ईयर्स एज, नो 15 ईयर्स एज। तो आप किसको वो जॉब दोगे और इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ आप फेस करोगे। तीसरी केस स्टडी का मैं एग्जांपल देता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए PYQ की बात कर लेते हैं। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, जिसको ड्यूटी दी गई है, जो उत्तराखंड में फ्लड आ रखा है, अभी रिसेंट में फ्लड आया है बहुत तगड़ा, क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ है, तो आप वहाँ पे उसको मैनेज कर रहे हो। तभी आप केरल के रहने वाले हो, और तभी आपको न्यूज़ मिली कि आपकी जो मदर है वो बहुत बीमार है, आपको आना पड़ेगा, पर आप नहीं जा पा रहे हो। फिर एक दिन बाद फिर से न्यूज़ मिलती है कि आपकी मदर की डेथ हो गई है, और पूरे घर में आपके अलावा कोई नहीं है उनका जो उनके लास्ट राइट्स को परफॉर्म कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। जो फ्लडेड लोग हैं, बहुत सारे इकोनॉमी, जो वहाँ के लोग बाग हैं, और जो मैनेज नहीं हो पा रहा फ्लड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो बात है, आप उसको पहले देखोगे या अपने मदर को पहले देखोगे। यहाँ पे आती है EI की बात। क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए, कि अपने इमोशंस के लिए, या फिर आप इस केस को कैसे डील करोगे। ठीक है, ये 3 केस स्टडी हैं। देखिए, हमने लगभग सब कुछ डिस्कस कर लिया। मैं एक बार पेपर के बारे में बता देता हूँ। पेपर में लगभग 6 केस स्टडी आती हैं, लगभग नहीं 6 ही आती हैं, 120 मार्क्स की, और 13 क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं ये, 130 मार्क्स के, 10 मार्क्स ईच। ठीक है, इन 13 क्वेश्चंस में 3 कोट्स क्वेश्चन आते हैं। कोट्स वो कुछ भी दे देंगे, लाइक स्वामी विवेकानंद की कोट, अवेक अराइज एंड नॉट स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। तो इसमें लिख देंगे वो क्वेश्चन, व्हाट दिस कोटेशन मीन टू यू, है ना। फिर आपको वो बताना होगा। तो पेपर इस तरीके का होता है। और क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट भी होते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड, है ना, ऐसे, या एथिक्स। तो या तो ऐसे होंगे, या फिर घुमा फिरा के वो कह देंगे कुछ, या रिसेंट का कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का उठा लेंगे। तो आपको ये जो जब नोट्स तैयार करोगे, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और सोचना ब्रेनस्टॉर्म इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो वो क्वेश्चन वहाँ पे आए वो आप तुरंत 6 मिनट का 7 मिनट का टाइम होता है 10 मार्कर वाले के लिए, और लगभग 15 मिनट का टाइम होता है केस स्टडी के लिए। आप तुरंत सोचो और तुरंत वो लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे नोट्स तैयार करना, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अदरवाइज़ मेरा मोबाइल नंबर है 9132552285, इस पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। और आशा है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी। ठीक है, अब मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, तब उसमें, और मुझे लगता है मैं शायद इसका जो सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश करूँ, नोट्स बनवाऊँ, आपको लेक्चर दूँ। तो तब तक के लिए आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करिए कि जो मैंने बताया है वो आपकी लाइफ में है नहीं है, या आपको कैसे इसको मूव ऑन करना है इस उसमें सिलेबस में। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।